3 दिनों से लगातार नागपुर की खबर, नागपुर सुर्खियों में रहा है। हम आगे बढ़ते हैं। कानून और व्यवस्था की स्थिति पर सवाल महाराष्ट्र के नागपुर में भी उठ रहा है। वहां सोमवार को हुई सांप्रदायिक हिंसा और आगजनी के मामले में पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस पूरी हिंसा में बांग्लादेश का भी कनेक्शन अब दिखने लगा है। दरअसल बांग्लादेश से ही एक फेसबुक पोस्ट के बाद नफरत और हिंसा की आग और भड़की, इस बात का शक पुलिस को है। इस मामले में और भी क्या क्या खुलासे हुए हैं उसको समझने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। जो वायलेंस हुआ तो उस वीडियो को भी उसने ग्लोरीफाई करके स्प्रेड किया और इस तरीके सबवर्सिव एक्टिविटीज को उसने प्रमोट किया, इसलिए हमने ये कलम उस पर लगाया। एक कब्र पर सब्र का खोना ऐसी आगजनी का सबब बन गया। पहला एफआईआर में कंटेंट है कि जो उस दिन प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट वाली वीडियो को जो कट करके जो वायरल किया गया, उसके बाद से जो वायलेंस हुआ। 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कुछ सवाल जरूर उठ रहे हैं और जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, इन सवालों की तीव्रता भी बढ़ती जा रही है। अभी 6 और 6 एंड अदर्स ऐसे करके दाखिल किया है, लेकिन उसमें और भी काफी लोग ऐड होने की संभावना है। सवाल है कि क्या इसमें बांग्लादेश का हाथ है और वहीं से साजिश रची गई थी। तो वायलेंस को ग्लोरीफाई किया गया और फर्दर वायलेंस करने के लिए अपील किया गया। सवाल ये भी है कि क्या साजिश के तहत हिंसा फैलाई गई। सवाल ये है कि क्या साइबर क्राइम हुआ, जिसमें सोशल मीडिया पर हिंसा के वीडियो और तस्वीरों को डॉक्टरेट करके चलाया गया। हमारा जो भी एफआईआर में कंटेंट है, पहला एफआईआर में कंटेंट है कि जो उस दिन प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट वाली वीडियो को जो कट करके जो वायरल किया गया और उसके बाद से जो वायलेंस हुआ, वो पहला हमारे इसमें है। और हाँ, जैसी पत्थरबाजी हुई वो तरीका कश्मीर में कुछ सालों पहले तक होने वाली पत्थरबाजी जैसा है। अब अगर नागपुर दंगों और हिंसा की सारी कड़ियों को एक साथ जोड़कर देखें तो इसमें 3 पॉइंट्स निकलते हैं। पहला, बांग्लादेश कनेक्शन, दूसरा साइबर क्राइम का इस्तेमाल और तीसरा पत्थरबाजी का कश्मीर पैटर्न। इसलिए इस मामले में जांच का एक एंगल ये भी है कि कहीं इसके पीछे आतंकी गतिविधियां तो नहीं हैं। हालांकि पुलिस विभाग अभी ऐसी किसी आशंका से इनकार कर रहा है, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि हिंसा की घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया और मामले को भड़काया गया। टेरर एंगल का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये एंगल जरूर है कि जो वायलेंस जो हुआ है उसको ग्लोरीफाई किया गया और उसको और फर्दर वायलेंस करने के लिए इंसाइट किया गया। और जिस तरीके से अगर पुलिस पर पथराव उस दिन हुआ था तो उस चीज को उन्होंने ग्लोरीफाई किया और उसको उन्होंने कहा कि ये सही हुआ और ये होना चाहिए। इस तरीके से बात आतंक की इसलिए हो रही है कि इसका एक सिरा बांग्लादेश से जुड़ रहा है। दरअसल नागपुर पुलिस की साइबर सेल ने बांग्लादेश से संचालित एक फेसबुक अकाउंट की पहचान की है, जिसने नागपुर में बड़े पैमाने पर दंगे भड़काने की धमकी दी थी। ये पोस्ट एक बांग्लादेशी यूजर द्वारा किया गया था, जिसमें उसने लिखा था कि सोमवार के दंगे तो सिर्फ एक छोटी सी घटना थी और भविष्य में और बड़े दंगे होंगे। जांच से पता चला कि उक्त अकाउंट संचालित करने वाला व्यक्ति बांग्लादेश का निवासी है और उसने ये संदेश बांग्लादेश से ही पोस्ट किया था। साइबर सेल ने फेसबुक से संपर्क कर उस अकाउंट को ब्लॉक करने का अनुरोध किया है। हमने आपको पहले भी दिखाया है कि कैसे अब सरकार भी अवैध बांग्लादेशियों पर नकेल कसने की बात कर रही है। जो भी बांग्लादेशी घुसखोरी के ऊपर जो कार्रवाई पिछले 3-4 साल से महाराष्ट्र में चल रही है, वह भी और अग्रेसिव मोड में जा रही है। तो कुछ चीज़ें पता चल रही है, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे सिर्फ बांग्लादेशी नहीं तो महाराष्ट्र के बाहर से भी इंडियंस भी, इसमें काफ़ी सारे इंडियंस भी एज ए लेबर करके आते हैं। लेकिन बिल्कुल जो भी कंस्ट्रक्शन के ओनर्स है, जो भी डेवलपर्स है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स है, उनकी जिम्मेदारी है कि उनके साइट पे जो भी काम कर रहे हैं, उनके जो भी रिकॉर्ड है उनको उन्होंने पुलिस स्टेशन में देना चाहिए। एक तरफ बांग्लादेश का कनेक्शन निकला तो दूसरी तरफ नागपुर में कुछ स्थानीय शरारती तत्वों ने आग भड़काई।
इसी कड़ी में फहीम खान की गिरफ्तारी हुई, जिस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है और वो पुलिस की गिरफ्त में है। जो वायलेंस हुआ पुलिस के खिलाफ में, जो पत्थरबाजी हुई, उसको ग्लोरीफाई किया गया है। उसके साथ में ऐसे कमेंट डाले गए हैं, उसमें जो कैप्शन डाला गया है अल्लाह अकबर और सर तन से जुदा, ये उस वायलेंस को ग्लोरीफाई करने के लिए और बढ़ाने के लिए, और जिसको हम लोग बोलेंगे कि आर्म्ड अग्रेशन को बढ़ाने के लिए और सबवर्सिव एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वो उस प्रकार के पोस्ट डाले गए हैं। उस वाले उन लोगों के ऊपर केवल ये देशद्रोह का कलम लगाएंगे। सोशल मीडिया के जमाने में अनसोशल तत्वों से बचना एक बड़ी चुनौती है। सोशल मीडिया का उपयोग न केवल नफरत फैलाने के लिए किया जा रहा है, बल्कि इसके जरिए अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं। पिछले 2 दिनों में कई पोस्ट्स में दावा किया गया कि दंगों में घायल हुए 2 लोगों की अस्पताल में मौत हो गई है, जबकि ये जानकारी पूरी तरह से गलत है। साइबर सेल ने अब तक 97 ऐसे पोस्ट्स की पहचान की है जो झूठी जानकारी फैला रहे थे। साइबर सेल ने लोगों से अपील की है कि वो सोशल मीडिया पर किसी भी असत्यापित जानकारी पर विश्वास न करें और अफवाहों को फैलाने से बचें। नागपुर शहर पुलिस ने दंगों में शामिल लोगों को पकड़ने और उनकी पहचान के लिए 18 SIT बनाई है। अब तक पुलिस ने 200 लोगों की पहचान कर ली है और अन्य 1000 संदिग्धों की पहचान करने में जुटी हुई है। इनमें अब तक 96 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो संख्या और भी बढ़ सकती है। ये संदिग्ध दंगों के दौरान CCTV फुटेज में कैद हुए थे। पुलिस की विशेष टीमें इन फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। नागपुर पुलिस ने अब तक इस मामले में 10 FIR दर्ज की हैं, जिनमें से 4 FIR तो साइबर क्राइम के मामले में ही दर्ज हुई है। साइबर क्राइम के तहत पहली FIR 17 मार्च को प्रोटेस्ट के वीडियो में छेड़छाड़ करके उसे फैलाने के लिए दर्ज हुई। दूसरी FIR 2 समुदायों के बीच झड़प के वीडियो लोगों तक फैलाने और गुमराह करने के लिए दर्ज हुई है, जिससे आगे हिंसा हुई। तीसरी FIR अलग अलग वीडियो पोस्ट डालने और हिंसा भड़काने की कोशिश करने वालों पर दर्ज हुई है और चौथी FIR उनके खिलाफ हिंसा वाले वीडियो को महिमा मंडित करने, पत्थरबाजी को बढ़ाने और उसे सही ठहराने के लिए की गई है। चौथे में है जो वायलेंस को ग्लोरीफाई किया गया और फर्दर वायलेंस करने के लिए अपील किया गया। ऐसे प्रकार के 4 हमारे हैं। इस बीच पुलिस की साइबर टीम एक तरफ तमाम सोशल मीडिया पोस्ट को ट्रैक और मॉनिटर कर रही है, तो दूसरी तरफ उन अपराधियों की तलाश कर रही है जिनके कारण नागपुर का एक हिस्सा कुछ घंटों के लिए आगपुर बन गया था। नागपुर में संजय तिवारी के साथ पारस दामा, NDTV इंडिया के लिए। नागपुर शहर शांति, सद्भाव और प्रेम के लिए जाना जाता है। बहुत कम इतनी बड़ी घटनाएं वहां पर ऐसी दिखाई देती हैं इतिहास में, लेकिन इस बार बीते 4 दिनों से नागपुर के एक खास इलाके में काफ़ी ज़्यादा तनाव देखने को मिल रहा है। क्या हुआ था, पूरी घटना कैसे पूरी घटना घटी थी, हम आपको धीरे धीरे करके पूरी क्रोनोलॉजी दिखा देते हैं, समझा देते हैं। नागपुर में दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। उन प्रदर्शनकारियों ने औरंगजेब का एक पुतला जलाया, जिसमें एक चादर नुमा चीज भी दिखाई दी, जो कि जलाई गई। सोशल मीडिया पर यह खबर फैली कि उस चादर नुमा जो चीज जलाई गई उस पर कुरान की आयतें छपी थी, जिसका खंडन बाद में पुलिस ने किया और खुद देवेंद्र फडणवीस जो कि मुख्यमंत्री है उन्होंने भी किया और VHP ने भी किया। लेकिन पुतला जलाने का ये वीडियो वायरल होने के बाद लोग उस जगह पर इकट्ठा होने लगे और जिन्हें पुलिस को बाद में तितर बितर भी करना पड़ा। उसके बाद कुछ लोग वहां से दूर दूसरे चौक पर इकट्ठा हो गए और हिंसा और पथराव शुरू कर दिया। फिर आगजनी की भी घटना घटी और आपको बता दें कि जलने जलाने की जो तस्वीरें थी उनकी वजह से ये पूरा मामला और भड़क गया। इन सब में फहीम खान को मास्टरमाइंड माना गया, जिस पर भड़काऊ वीडियो एडिट करने का आरोप भी लगा और वायरल करने का भी। इस हिंसा में पुलिस भी घायल हुई। कल हमने आपको बताया था कि कैसे एक महिला पुलिसकर्मी से बदसलूकी हुई और आज हम आपकी मुलाकात उस DCP अर्चित चांडाक से करा देते हैं, जो उस वक्त माहौल को संभालते हुए जख्मी हो गए थे। उनके पैर में इतनी गंभीर चोट आई है कि उन्हें महीने भर आराम की सलाह डॉक्टरों ने दी है। DCP चांडक से बात की मेरे सहयोगी संजय तिवारी ने।
17 मार्च की रात नागपुर में जो हिंसाचार हुआ, पुलिस की तरफ से सामने से एट द फ्रंट से लीड कर रहे थे आईपीएस ऑफिसर्स, और उन्हें ही सबसे ज़्यादा चोटें आई हैं। हमारे साथ हैं अर्चित चांडक, नागपुर के पुलिस उपायुक्त, जिनको पैर में जो इंजरी हुई थी, जो जख्म हुए थे, अब लिगामेंट टेयर इतना बढ़ गया है कि उन्हें 1 महीना कम से कम बेड रेस्ट बताई गई है। अर्चित जी, एनडीटीवी इंडिया से आप बात कर रहे हैं, हमें ये बताइए क्या हुआ उस दिन, संक्षेप में जो भी आप रिकॉल कर सके आंखों देखा हाल। ये सुबह की घटना थी। उसके बाद कुछ मॉब पुलिस स्टेशन पहुंचा, फिर एफआईआर दाखिल हुआ, और मैं तो नागपुर में ट्रैफिक डीसीपी के तौर पे कार्यरत हूँ। तो मुझे 7:15 के आसपास कॉल आया वायरलेस सेट पे कि यहाँ पे मॉब एक जम गया है जो नारे निर्देशन कर रहा है, और यहाँ पे सीपी सर भी पहुँच चुके थे। तो हम लोग भी वहाँ पे तुरंत, जो भी डीसीपीज़ हैं बाकी इधर जोन के या ब्रांचेस के, वो पहुँचे वहाँ पे। तो 8 बजे तक के आसपास ये मॉब का नारे निर्देशन बहुत ज़्यादा बढ़ गए, एंड उनको सीपी सर ने एड्रेस भी किया कि अब आप यहाँ पे डिस्पर्स हो जाओ, आपके जो भी निवेदन है वो एक्सेप्ट हो चुका है और हम वैसी कार्रवाई कर रहे हैं। बट वो सुनने के माइंड में नहीं थी, और उन्हें थोड़ा सा अनरूली हो गया था मॉब, और शटर वगैरह पे बैंग वैंग करना शुरू हो गया था, और मॉब बढ़ भी गया था थोड़ा। तो फिर पुलिस ने उनको लाठीचार्ज करके थोड़ा सा पीछे किया, और वो पीछे भागे, और फिर पुलिस ने और उनको पीछे दबाया। तो जैसे डिस्टेंस थोड़ा सा पुलिस और मॉब के बीच में बढ़ा, तो ये 8:15 8:30 के आसपास फिर एकदम से पत्थर फेंकना शुरू हो गया, और बड़े बड़े पत्थर थे। तो स्टार्टिंग की ये पत्थरबाजी में हमारे पास हेलमेट्स भी थे, हेलमेट पहना हुआ था, शील्ड भी थी, ढाल थी आगे, बट वो इतने पत्थरबाजी इतने लेवल पे हो रही थी कि कुछ ना कुछ पत्थर बड़े आना अंदर स्वाभाविक था। तो उसी टाइम पे एक बड़ा कंक्रीट का कुछ ब्लॉक था जो मेरे एकदम पैर पे आके लगा, पेवर ब्लॉक के जैसे। हाँ, पेवर ब्लॉक के जैसा, जो बहुत ही उसका फोर्स मुझे एकदम नी पे फील हुआ। मुझे लगा कि कुछ तो गलत हुआ है, बट अब उस टाइम जस्ट शुरू हुआ था। ये जो वायलेंस हमने उस दिन देखा, वो 2-2.5 घंटे का वो शुरू हुआ था उस टाइम। तो अब ये अनफॉर्चुनेट है जो उसके हुआ। बाद भी आप 2-2.5 घंटे तक काम करते रहे? हाँ, कैसे कैसे किए, मैं लंगड़ते हुए, लिंपिंग करते हुए? थोड़ा थोड़ा लिंपिंग करा, क्योंकि भागना भी था उनके पीछे। हमने टीयर गैस शेल्स का पूरा वापर किया था, बहुत सारे टीयर गैस शेल्स हमने छोड़े थे। जो भी हमारा लॉ एंड ऑर्डर में हमको हमारा जो रहता है प्रोसीजर, लो पूरा उसको फॉलो किया, एंड शो ऑफ फोर्स प्रॉपर किया। बहुत स्ट्रिक्ट उसमें एक्शन हुआ, काफ़ी लोगों को हमने तुरंत ताबे में भी लिया। बट वहाँ पे गलियाँ इतनी थी, छोटी छोटी, महल का जो एरिया है वो गलियाँ बहुत छोटी छोटी है। तो जैसे हमने स्ट्रीट पे, जैसे हमने मेन रोड पे कंट्रोल किया, तो कुछ लोगों ने आग भी जलाई, क्रेन मेन को, उसको भी हमको बुझाना था, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी डबल हो गई थी।